हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल लेसन जो हमारा फर्स्ट चल रहा है, लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस लेसन फर्स्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक के वीडियो नंबर 7 में लास्ट में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने। उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यहाँ रिटर्न लिखी हुई है एज इट इज़। वो जो न्यूमेरिकल कल वीडियो नंबर 7 हमने लास्ट में किया था वो बाय मिस्टेक गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो यहाँ मास है 10 नैनोग्राम था और हमने उसे 1 नैनोग्राम के अकॉर्डिंग हल कर दिया और साथ ही साथ वैल्यू को हमने ग्राम में रख लिया, जबकि MKS या SI जो यूनिट है हमारी मास की वो किलोग्राम है। तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जो पिछले वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी बाई चांस, सिली मिस्टेक, तो उस वीडियो में जो हमारी मिस्टेक रह गई थी न्यूमेरिकल में वो यहाँ हम सही करके दोबारा से करना चाहते हैं ताकि जो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सही हो जाए और उसकी जो फ्यूचर में गलती ना ऐसी ना हो हमसे। तो देखिए ध्यान से क्या था क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 नैनोग्राम बढ़ जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रकृति याद करो। तो सबसे पहले तो मास बढ़ रहा है, इसका मतलब उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, क्योंकि बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, प्रकृति तो कैसी होगी उस वस्तु की, ऋणात्मक होगी। ये तो लास्ट में लिखेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो m है उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट जाता है तो वहाँ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा टाइम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा टाइम इज इक्वल टू 10 नैनोग्राम। सबसे पहले तो 10 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, तो ये ग्राम, तो ये कुल मिला के वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁸ ग्राम। क्यों कि 10⁻1 पॉजिटिव और 9 माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ देंगे आधार समान होने के कारण, तो 10⁻9 में से जब 1 जाएगा तो 10⁻⁸। ये वैल्यू ग्राम में है और ग्राम वाली वैल्यू को किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम वाली वैल्यू को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू क्या आएगी, 1/1000 किलोग्राम। तो हम ये लिख सकते हैं। समझ आ गया होगा आप सभी को, ये वैल्यू ग्राम में है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमें 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए तो 1 ग्राम यहाँ रखकर 1000 में आ जाएगा। और इस पूरी वैल्यू को सोल्ट आउट करें तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 10⁻⁻8 और ये 10⁻3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, क्योंकि ये पॉजिटिव में है अपॉन में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव में। -8 और -3 10⁻11 किलोग्राम। तो ये आपके पास डेल्टा टाइम की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, इसलिए n इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, क्योंकि हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, तो हमने क्या मान लिया n इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान अगर me है तो n इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान क्या हो जाएगा nme। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया डेल्टा m। तो डेल्टा m इज इक्वल टू क्या मिले हमें nme। समीकरण 1 और 2 दोनों ही डेल्टा m की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल पुट करें तो nme इज इक्वल टू 10⁻11, ये किलोग्राम में है। n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की वैल्यू हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और 10⁻11 kg। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, n की वैल्यू चाहिए, मैं इसे यहाँ सॉल्ट आउट कर देता हूँ। तो n की जो वैल्यू है क्या मिलेगी आपको, n इज इक्वल टू, इस वैल्यू के अपॉन में जाएगी ये वैल्यू, तो क्या आएगा 10⁻11 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻31। सही है, ये वैल्यू यहाँ अपॉन में चली जाएगी। इसे हल करें
तो ये 10 ऊपर जाएगा। कुल मिला के इसे हल करें तो 10 की पावर -11 में से 1 गया, 10 की पावर -10 और 10 की पावर -31 ऊपर जाके प्लस का 31 हो जाएगा। तो कुछ ये वैल्यू मिलेगी आपको और अपॉन में 91। 10 की पावर 31 में से 10 गया, 10 की पावर 21 बटा 91। सही है, 31 में से 10 गए, 21 बटा 91। 21 को 100 बटा 91 और 10 की पावर 19 लिख देते हैं। कैसे? 10 की पावर 21 को 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 19 लिखें। 10 की पावर 2 का मतलब 10 की पावर 100, सॉरी 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 है ये और ये 19 है, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 21, ये रहा 21, सेम ही चल रहा है। 100 बटा 91, तो 100 बटा 91 को हल करें तो लगभग 1.8 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास संख्या प्राप्त होगी आपको। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा? स्थानांतरण। अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई 1.8 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। प्रकृति पूछ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उस वस्तु पर, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वह ऋणावेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन प्रदान किए वह धनावेशित हो जाती है। प्रश्न में वो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी प्रकृति कैसी है? तो इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेशित। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, किसी वस्तु के द्रव्यमान में 10 नैनोग्राम की कमी हो जाती है, तो संख्या तो सेम ही रहेगी। प्रकृति पूछेगा तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, अतः उसकी प्रकृति कैसी होगी? धनावेशित। तो कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था वीडियो नंबर 7 के लास्ट में, वो क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया। एक तो हमने नैनोग्राम को चेंज करने के बाद इसे किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया था, दूसरी बात हमने 10 नैनोग्राम की जगह 1 नैनोग्राम को यूज़ कर लिया। तो 2 गलती थी, वो मैंने आपको दोनों सॉर्ट आउट कर दी। 10 नैनोग्राम को यूज़ कर लिया, ग्राम में वैल्यू है इसको किलोग्राम में चेंज किया। किलोग्राम में चेंज क्यों किया है? क्योंकि हम जो यहाँ पर ये मास लिख रहे हैं n इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पे me जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो किलोग्राम में होता है, तो दोनों वैल्यू किलोग्राम में होनी चाहिए। m केस मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो ये आपकी संख्या है और ये आपकी प्रकृति है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जो कल हमारी गलती हुई थी। आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं और कुछ बेसिक जो बातें हैं वो देखते हैं कि बेसिक क्या है। तो मैंने कल पढ़ा था स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, संसूचित किया जा सकता है, आवेश को जांच की जा सकती है। अब एक बात ये ध्यान रखने वाली है, हमने जहाँ स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्कोप जहाँ पढ़ा था, वहाँ हमने स्वर्णपत्रों का प्रयोग किया था। स्वर्णपत्रों के स्थान पर एल्यूमिनियम के पत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। स्वर्णपत्रों के स्थान पर एल्यूमिनियम के पत्तियों का या पत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। एक बात तो ये है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, या वो नॉर्मली सारे एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ वाइवा वगैरह हो रहा है। ये आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण की वास्तविक पहचान है। प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण की वास्तविक पहचान है। वास्तविक पहचान है कैसे? प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण की वास्तविक पहचान है कैसे? पहले तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट का आंसर क्या बनेगा वो मैं रिटर्न में लिखवा दूंगा। मान लीजिए हमारे पास पहली स्थिति है, केस है हमारे पास, केस फर्स्ट ये, और इस केस फर्स्ट में हमारे पास दो वस्तु है ए और बी। दो वस्तुएं हैं हमारे पास ए और बी, और जो दोनों वस्तुएं हैं ये दोनों वस्तुएं ही उदासीन हैं। वस्तु ए भी उदासीन है और वस्तु बी भी क्या है? उदासीन। मतलब दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। अब जब दोनों पे कोई चार्ज नहीं है तो दोनों को पास पास लाएं तो क्या इनके मध्य किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होगा? ओब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज ही नहीं है। तो ना तो ये आकर्षित कर सकती है ना ये प्रतिकर्षित कर सकती है। केस सेकंड, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। ये वस्तु
ए और ये वस्तु बी। मान लेते हैं ये वस्तु उदासीन है, वस्तु ए उदासीन है और वस्तु बी कैसी है, ऋणावेशित। यानी वस्तु पे कोई, ए पे तो कोई चार्ज नहीं है लेकिन बी पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव। अब इन दोनों वस्तुओं को आपस में पास ले गए हैं तो इनमें कौन सा बल अनुभव होगा, आकर्षण। अब आकर्षण क्यों होगा, बात ये मैंने, क्योंकि जब हम किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लेके आते हैं तो वहाँ प्रेरण की घटना होती है। और हमने प्रेरण में पढ़ा था कि जब प्रेरण की घटना होती है तो उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित होती है। तो प्रेरण के कारण ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो धनावेश और ऋणावेश में क्या होगा, आकर्षण। प्रेरण में हमने पढ़ा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के पास लेके जाते हैं तो निरावेशित वस्तु आवेशित होती है लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश से। हमने पूरा टॉपिक पढ़ भी लिया और उसे एक्सपेरिमेंट से समझा भी था। अब मान लेते हैं जो वस्तु बी है वो उदासीन है और जो वस्तु ए है वो धनावेशित है। कैसी है, धनावेशित। अब भी दोनों को अगर पास लेके जाएं तो अब भी दोनों में आकर्षण बल का ही अनुभव होगा। क्यों, क्योंकि इस धनावेश के कारण वस्तु बी पर प्रेरण की घटना होगी और प्रेरण की घटना से इस पर विपरीत चार्ज आएगा। विपरीत चार्ज आएगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, आकर्षण। तो हमने देखा कि दो वस्तुओं को पास लाया जाए और उनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस ना हो, ना तो वो पास आए ना वो दूर जाएं, तो वस्तु वैसे वो दोनों उदासीन हैं। अगर दो वस्तुओं को पास लाने पर उनमें आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है तो डेफिनेटली उनमें से एक वस्तु आवेशित है। इसकी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, ये तो इसका एक ही प्रकार है, दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार ये है, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है और ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब अगर ये कंडीशन हो कि वस्तु ए नेगेटिव हो और वस्तु बी कैसी हो, पॉजिटिव, या वस्तु ए पॉजिटिव और बी कैसी हो, नेगेटिव, तो जब इन दोनों को आपस में पास लेके जाएंगे तो इन दोनों कंडीशन में भी क्या होगा, आकर्षण ही होगा। तो हम ये बात तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को पास लाने पे उनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उन पर कोई चार्ज नहीं है। और जब दो वस्तुओं को पास लाएं और पास लाने के बाद उनमें प्रत्येक स्थिति में आकर्षण है तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु आवेशित है। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों वस्तु आवेशित है तब भी आकर्षण हो रहा है, यहाँ दोनों वस्तु आवेशित है तब भी क्या हो रहा है, आकर्षण। यहाँ एक वस्तु आवेशित है और यहाँ भी एक वस्तु आवेशित है लेकिन फिर भी इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण, प्रेरण के कारण। तो हम इस पूरी कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि कौन सी वस्तु पर चार्ज है या नहीं, क्योंकि अगर एक वस्तु आवेशित है तब भी आकर्षण होगा और दोनों वस्तुएं आवेशित है विपरीत प्रकृति से तब भी क्या होगा, आकर्षण। लेकिन यदि ये कंडीशन हो कि यदि वस्तु ए धनावेशित है तो बी भी क्या होगी, धनावेशित मान लें, और वस्तु ए ऋणावेशित है तो मान लेते हैं बी भी कैसी है, ऋणावेशित। अब इन्हें आपस में पास पास लेके जाएं तो कौन से बल का अनुभव होगा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ कोई बल नहीं लगा, इसका दोनों वस्तु क्या है, उदासीन है। यहाँ आकर्षण बल लग रहा है तो आकर्षण बल से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों वस्तुओं में चार्ज है या एक वस्तु पे चार्ज, क्योंकि जब एक वस्तु आवेशित होगी तो प्रेरण के कारण दूसरी वस्तु दूसरे प्रकार से चार्ज होने के कारण उनमें क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और ये दोनों वस्तुओं में चार्ज अलग अलग प्रकार का है तभी उनमें क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो इन दोनों स्थितियों से हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी वस्तु पे किस प्रकार का चार्ज है। लेकिन अगर दो वस्तुओं को पास लाने पे प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो तब हम ये कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं पर एक समान चार्ज है, क्योंकि धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण बल होता है और ऋणावेश और ऋणावेश में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी तब वो अवश्य ही क्या होंगी, आवेशित। आकर्षण में भी आवेशित तो हो सकती हैं लेकिन कौन सी वस्तु पे कौन सा चार्ज है हम ये नहीं कह सकते किस प्रकार से वो आवेशित है, प्लस है या माइनस, माइनस प्लस, या एक उदासीन और एक आवेशित। लेकिन अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो डेफिनेटली दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार चार्ज है, मतलब दोनों वस्तुएं आवेशित है। तो दोनों वस्तुएं आवेशित है इस बात का पता किससे लगता है, प्रतिकर्षण बल से। इसीलिए प्रतिकर्षण बल ही विद्युतीकरण की वास्तविक पहचान है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर पास लेके आते हैं
तो उनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होता। परंतु जब किसी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लेके जाया जाए अथवा दो अलग अलग प्रकार के आवेशित वस्तुओं को आपस में पास लाया जाए तो उनमें सदैव आकर्षण बल का अनुभव ही होगा। तो इन दोनों स्थितियों से हम ये नहीं कह सकते या हम ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी वस्तु आवेशित नहीं है। पता नहीं लगेगा कि चारों कंडीशन में आकर्षण बल हो रहा है। परंतु यदि दो वस्तुओं को पास पास लाने के बाद उनमें सदैव प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दोनों वस्तुएं समान प्रकार के आवेश से आवेशित हैं। तो प्रतिकर्षण बल ही विद्युतीकरण की वास्तविक पहचान है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आप इसकी स्टेटमेंट वीडियो को रोक कर पॉज करके लिख सकते हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के पास लाई जाए और पास लाने के बाद यदि उनमें केवल और केवल आकर्षण बल का ही अनुभव होता है तो हम यह ज्ञात करने में सक्षम नहीं हैं कि कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी वस्तु आवेशित नहीं, क्योंकि उदासीन और आवेशित वस्तुओं में भी आकर्षण होता है और दो विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं में भी आकर्षण ही होता है। परंतु यदि दो वस्तुओं को पास लाने पर उन पर प्रतिकर्षण बल हो रहा है तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दोनों वस्तुएं आवेशित है और दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का चार्ज है। अतः प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण की वास्तविक पहचान है। अगला हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेन टॉपिक है, कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। कूलाम वैज्ञानिक का नाम है और 1785 ईस्वी के आसपास कूलाम ने एक नियम दिया। इस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कूलाम का जो नियम है आवेशों से संबंधित है। पहली बात, कूलाम का जो नियम है वो आवेशों से संबंधित है। दूसरी बात, कूलाम का नियम केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जब आवेश गतिशील होते हैं तो वहाँ चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। गतिशील अगर आवेश है तो वहाँ चुंबकीय बल भी कार्य करेगा कूलाम बल के साथ साथ। तो केवल और केवल कूलाम बल कब लगेगा? जब आवेश क्या है? स्थिर। तो आवेश स्थिर होने चाहिए। तीसरा, जो आवेश है वो बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत से क्या मीनिंग है? पॉइंट चार्ज, बिंदुवत आवेश या पॉइंट चार्ज। इससे क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ऐसे पार्टिकल जो चार्ज हैं वो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं दे सकते। मतलब इतने छोटे हैं कि उन्हें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ये चार्ज होगा। तो यदि हम सुई की नोक के बराबर कोई पॉइंट लगाएं तो इस बिंदु की तुलना में ये पॉइंट चार्ज है, इसे पॉइंट है, बिंदु है, इस टोटल जो सर्कल बनाया हमने इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्थूल वस्तुओं के सापेक्ष है उसकी तुलना में, बड़ी वस्तुओं की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या जो अन्य आवेशी पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, बिंदुनुमा हैं। तो बिंदुवत होने चाहिए, अति सूक्ष्म होने चाहिए। तो आवेश स्थिर होने चाहिए तभी कूलाम बल कार्य करेगा। आवेश बिंदुवत होने चाहिए और ये आवेशों से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं ये कूलाम का नियम है क्या, कैसे इसकी स्टेटमेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपको ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होगी, क्योंकि 11वीं क्लास में आप लोग स्टडी कर चुके हो गुरुत्वाकर्षण का नियम, और बिल्कुल ठीक इससे मिलता जुलता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो संबंधित है द्रव्यमान से और जो कूलाम का नियम है वो संबंधित है आवेश से। कूलाम का नियम किससे संबंधित है? आवेश से। ये लगेगा केवल स्थिर आवेशों के मध्य, और आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदुवत। ये द्रव्यमान से संबंधित है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो गतिशील व स्थिर दोनों प्रकार के द्रव्यमानों पे लगता है, चाहे द्रव्यमान गतिशील हो चाहे स्थिर हो। और पृथ्वी की तुलना में, या हम यूँ कहें कि बड़े पार्टिकल्स की तुलना में बाकी तो सारे बिंदुवत ही हैं, तो वो सेम स्टेटमेंट है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो केवल सिर्फ आकर्षण का ही है, क्योंकि द्रव्यमानों के मध्य सिर्फ आकर्षण वाली कार्य करता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन कूलाम का जो नियम है वो आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण का भी है। मतलब
समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये इनकी महत्व तो जो बातें हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? यदि दो द्रव्यमान है m1 m2 जिनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों को जब हम एक मिला के लिखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है और यहाँ से वैल्यू आती है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जी यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है। नेगेटिव साइन आता है और नेगेटिव साइन किसको बताता है? आकर्षण बल को, अट्रैक्शन फोर्स को बताता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम हमने पढ़ा हुआ है। इसी से संबंधित कूलाम का नियम। तो मान लीजिए दो बिंदुवत आवेश हैं, बड़ा करके दिखाया मैंने चार्ज को, क्योंकि पॉइंट चार्ज दिखाएंगे तो फिर सेंटर में दिखा सकते हैं हमने इसके, इसलिए बड़े करके दिखाएं। तो दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। इसका केंद्र C1 है, इसका केंद्र C2 है। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के मैग्नीट्यूड, परिमाण लेनी वैल्यू हमें, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस प्रकार ये व्युत्क्रम वर्ग नियम, दूरी का जो वर्ग होता है उसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है गुरुत्वाकर्षण का। कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। दोनों को मिलाएं तो क्या मिलेगा? Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, और K यहाँ पे क्या है? एक नियतांक जिसे हम कूलाम नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। स्टेटमेंट मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती व दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है। तो दोनों नियमों को मिला के पढ़े तो थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट K की डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। यहाँ K एक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। यहाँ से K का अगर मात्रा निकालना चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करो F इंटू आर स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू गुणा में इसके अपॉन में जाएगी। तो मात्रा क्या आएगा? K का मात्रक डिफाइन कर रहे हैं हम, यहाँ से यूनिट डिफाइन कर रहे हैं K की। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये K का मात्रक है, यूनिट ऑफ K है ये, ठीक है। अब वैल्यू K की, तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू से मीन मेरा कि जब हम कूलाम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ K का मान हम डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं 9 इंटू 10⁹ मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो ये आपके पास K का मान और वैल्यू आ गई। जैसे कि G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक वैसे इसका मान भी है। इसी प्रकार से
के की एक डेरिवेशनल वैल्यू भी होती है, के का एक मान और होता है 1/4πε0, ये है इसकी डेरिवेशन वैल्यू। जब हम कोई सूत्र व्युत्पन्न करते हैं, सूत्र की सत्यापना करते हैं, तो उसमें हम के का मान ये पुट कर सकते हैं, तो डेरिवेशन वैल्यू से मीनिंग है। और जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें यही मान मिलेगा इसका। तो न्यूमेरिकल में हम सीधा इसको यही यूज़ करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें समीकरण 3 में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए के का मान ये पुट करें तो Q1 Q2 अपॉन में r² तो है हमारे पास, और के की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 या ε0, एक ही बात है। तो ये हमारे पास टोटल मिला के वैल्यू है इसकी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 r²। अब इसे क्या कहते हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, चाहे तो आप के फॉर्म में रख दो और चाहे आप ε0 के फॉर्म में रख दो, एक ही बात है। इसे कहा क्या जाता है एप्साइलन नॉट या ε0 या ε0, ठीक है, इसका नाम है ये। ε0 को कहते क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता वैल्यू क्या होती है इसकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए के की जो वैल्यू है 1 में ये है, इसका मतलब 4 और पाई तो कांस्टेंट है, तो जो भी के का मात्रक होगा वो मात्रक ε0 का रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये 1 में है। तो के का मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, तो ε0 का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये ε0 की वैल्यू है, ε0 की वैल्यू है। और जब हम 4 पाई का मान 3.14 और ε0 का मान ये रख के हल करेंगे तो के की ये जो वैल्यू आएगी 9 इंटू 9 ही आएगी। तो हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट तो 9 इंटू 9 यूज़ करेंगे, डेरिवेशन में या फॉर्मुलेशन में सूत्र के अंदर हम ये के का मान रख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू यहाँ से एफ की आएगी और जो वैल्यू यहाँ से आएगी सेम होगी, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो लिखने का तरीका है, अलग अलग मेथड है लिखने के। तो इसे बोलते हैं ε0 या ε0। कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और वैल्यू इसकी होती है 8.854 10⁻⁻12। मात्रक रिवर्स कैसे हुआ, क्योंकि के का मान जो है 1 में 4πε है, तो जो भी के का मात्रक होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। अब विद्युतशीलता का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब है कि निर्वात में विद्युत का आचरण क्या है। शील का मतलब क्या होता है आचरण। दो चार्ज यदि एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रख दिया जाए, तो निर्वात में रखने के बाद उनके मध्य विद्युत का आचरण क्या होगा, आवेश का जो प्रभाव है वो क्या होगा, उसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये आपके पास कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बोल दी थी, स्टेटमेंट आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक के लिख सकते हैं। तो कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया। कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें, और हम ये चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में समानता और असमानता। कूलाम व गुरुत्वाकर्षण के नियम की तुलना में पहले हम समानता देखते हैं। समानता क्या है, कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। समानता देखते हैं क्या क्या समानता हो सकती है, फिर हम क्या देखेंगे मोटे तौर पे असमानता, कि असमानता क्या है। असमानता में कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम।
सबसे पहली समानता, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और गुरुत्वाकर्षण नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। पहली बात। दूसरी बात, कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बिंदुवत द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। बिंदुवत का मीनिंग यहाँ द्रव्यमान से यही है कि एक वस्तु की तुलना में जो दूसरी वस्तु है उसकी तुलना करें तो पार्टिकल छोटा लगेगा। तो ये समानता है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या है कि दोनों ही नियम जो हैं दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ये बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करता है, ये बिंदुवत द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। तीसरा, कूलाम का नियम एक केंद्रीय बल नियम है और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी एक केंद्रीय बल नियम है। केंद्रीय बल नियम से क्या मतलब है कि जो कूलाम का नियम है और जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है वो नियम सदैव या तो दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अथवा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब केंद्रों के अकॉर्डिंग कार्य करता है। केंद्रीय बल है, केंद्रीय रेखा के अकॉर्डिंग कार्य करता है। चौथा, कूलाम का जो बल नियम है वो संरक्षित प्रकृति का बल है और ये गुरुत्वाकर्षण का जो बल है ये भी कैसा है, संरक्षित प्रकृति का बल है। क्योंकि संरक्षित प्रकृति के बल वो होते हैं जिनके द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, जिनके द्वारा किए गए कार्य का मान एक जैसा आता है किसी भी पथ से कार्य किया जाए। और ऐसे बल नियम जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं वे सदैव संरक्षित बल होते हैं। तो कूलाम का नियम संरक्षित प्रकृति का बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम वो भी संरक्षित प्रकृति का बल है, अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, सभी पथों के अनुदिश किए गए कार्य का मान एक जैसा प्राप्त होगा। असमानता, यह कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करता है। गतिशील आवेशों के साथ कूलाम के साथ चुंबकीय बल भी कार्य करते हैं। तो हम ये अभी यही स्टडी कर रहे हैं सिर्फ कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो गतिशील व स्थिर दोनों प्रकार के द्रव्यमानों में कार्य करता है। गतिशील व स्थिर दोनों प्रकार के द्रव्यमानों में कार्य करते हैं। जो कूलाम का नियम है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। समान आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण का ही होता है। द्रव्यमानों के मध्य सदैव आकर्षण बल ही कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो कैसा है, आकर्षण की प्रकृति का बल है। तो ये कुछ समानता है कूलाम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में और ये कुछ असमानताएं हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक जो चीज़ है, एक जो आवेश की विमा है वो और बता देता हूँ आपको मैं। आवेश की विमा हम पिछले वीडियो में डिस्कस करना भूल गए थे। हम जानते हैं धारा की परिभाषा, धारा I बराबर Q/T, यहाँ से Q बराबर आएगा IT। तो Q की जो विमा है, मास नहीं है इसमें m0, लेंथ नहीं है तो L0, टाइम T है 1 बार है तो टाइम T, और I धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो इसकी विमा होगी m0 L0 T1 A1, या हम यूँ कह लें कि A1 T1, एक ही बात है। तो ये इसकी विमा है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ यदि हम एक कूलाम की परिभाषा भी बनाना चाहें, एक कूलाम की परिभाषा, तो एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी। एक कूलाम की परिभाषा बनाने के लिए यहाँ पे I का मान 1 एम्पियर पुट करो। इफ़ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन Q बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 इंटू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड कूलाम, एम्पियर इंटू सेकेंड के कूलाम, क्योंकि आवेश का मतलब कूलाम होता है। तो परिभाषा क्या बनी, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक से प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा।
तो ये कूलम की परिभाषा है। यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक से प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलम होगा। तो ये कुल मिला के आपके पास 1 कूलम की परिभाषा और आवेश की विमा A1 T1 भी हमें एक अंतर और देखना चाहिए तो एक अंतर और देख सकते हैं। ये जो आपका कूलम बल है ये सूक्ष्म दूरियों के लिए लागू होता है, सूक्ष्म दूरियों के लिए। सूक्ष्म दूरियों का मतलब 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम कोटि पे या इससे छोटी दूरियों पर लागू होता है ये। जबकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये वृहत दूरियों पे लागू होता है, वृहत बड़ी दूरियों पर। तो ये बड़ी दूरियों के लिए लागू होता है काफ़ी, जैसे सूर्य पृथ्वी के मध्य लगता है, पृथ्वी चंद्रमा के मध्य लगता है, पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुओं के मध्य लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बड़ी दूरियों में लागू होता है, वृहत दूरियों पर लागू होता है। जबकि जो कूलम का बल है ये सूक्ष्म दूरियों पर लागू होता है, एंगस्ट्रॉम कोटि पे 10⁻11, 10⁻12, 10⁻8, 10⁻9 इन दूरियों पर लागू होता है कूलम बल। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि कूलम बल 10⁻10, 10⁻11, 10⁻9, 10⁻8 दूरियों तक ही लागू होता है। 10⁻15 मीटर जो कि नाभिक की त्रिज्या है, इस दूरी पर या इससे कम दूरी पर -16, -17 इससे कम दूरियों पर नाभिकीय बल ज़्यादा प्रभावी होता है। 10⁻15 मीटर की दूरियाँ या इससे कम दूरियों पर, तो वहाँ नाभिकीय बल कार्य करता है, वहाँ कूलम बल कार्य नहीं करता। तो कूलम सिंपल भाषा में कहें तो कूलम बल सूक्ष्म दूरियों के लिए कार्य करता है, एंगस्ट्रॉम कोटि या 10⁻10 मीटर कोटि, नैनोमीटर कोटि तक कार्य करता है। जो कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो वृहत दूरियों के लिए भी कार्य करता है। तो एक अंतर आपका ये भी हो सकता है इसमें। धन्यवाद सभी का होगा।